उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों, कहते हैं कि जब मेहनत रंग लाती है तो सफलता शोर मचाती है, और सफलता यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए करनी होती है हमें कड़ी मेहनत, अथक प्रयास और रखना होता है भरोसा अपनी प्रतिभा पर। तब जाकर सफलता मिलती है, और तब हर मंच उसके स्वागत के लिए तैयार रहता है, और हर पुरस्कार पर नाम होता है उस सफल व्यक्ति का जिसने सफलता हासिल करी है। आज ऐसे ही सफल किसान, प्रगतिशील और नवाचारी किसान और पशुपालक भाई सुरेंद्र अवाना जी से हम मिलने आए हैं उनके गांव भैराना। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि सुरेंद्र अवाना जी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये पुरस्कार प्रदेश को पहली बार मिला है। तो चलिए देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन की। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राज्य सरकार द्वारा रबी फसल बीमा की अधिसूचना जारी। विश्व मृदा दिवस पर कावनी गांव में कार्यक्रम आयोजित और औषधीय फसल अश्वगंधा की ओर बढ़ा किसानों का रुझान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने रबी फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक बुआई की गई रबी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत किसान गेहूं, चना, सरसों, तारामीरा, मेथी, इसबगोल फसलों के साथ साथ प्याज, मिर्ची, टमाटर और फलदार फसलों का बीमा करवा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत ऋणी किसान और गैर ऋणी किसान दोनों शामिल हो सकते हैं। जिस गांव में अधिसूचित फसल निहित है उस फसल का किसान फसल बीमा करा सकता है। योजना में ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा ऐच्छिक रखा गया है। फसल बीमा में शासन द्वारा निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1.5% प्रीमियम दर किसानों द्वारा देय होगी। ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंकों से और गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर संबंधित बैंक में अथवा स्वयं मोबाइल ऐप द्वारा वास्तविक रूप से बोए गए फसल क्षेत्र का बीमा करा सकते हैं। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव कावनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गोद लिए गए गांव कावनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर आर.पी. सिंह ने बताया कि लोगों के बीच मृदा स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने उच्च उत्पादकता के लिए स्वस्थ मिट्टी को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस साल विश्व मृदा दिवस की थीम का विषय मिट्टी की लवणता को रोकना और मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाना है। इस दौरान उन्होंने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए और इसकी आवश्यकता के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन अनिवार्य है। प्रसार निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद ने कम पानी वाली फसल लेने का आह्वान किया। झालावाड़ जिले के किसानों का रुझान औषधीय फसल अश्वगंधा की ओर बढ़ा है, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। झालावाड़ जिला यूं तो अफीम, सोयाबीन, धनिया और संतरा की फसल के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से किसानों का रुझान
जैविक खेती के साथ ही औषधीय फसलों की ओर बढ़ा है। ऐसी ही एक औषधीय फसल है अश्वगंधा, जो विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं में काम आती है। इसका उत्पादन जिले के किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से किसान इसकी खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल की बात करें तो करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने अश्वगंधा की बुआई की है। अश्वगंधा की फसल को ज्यादा रखरखाव और खाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और न ही इसे इसकी विशेष गंध की वजह से जानवर या पशु खाते हैं, इसलिए इसकी रक्षा की भी जरूरत नहीं है। साथ ही ये बंजर जमीन में भी उग जाती है। अश्वगंधा की जड़ जो कि मूली की तरह होती है, इन जड़ों को सुखाकर पीसकर दवाई के काम में लिया जाता है। अश्वगंधा ताकत स्वास्थ्यवर्धक दवा है जिसका आयुर्वेदिक कंपनियां उपयोग करती हैं। इसकी खेती से किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आज हम पहुंचे हैं भैराना गांव और आज हम मुलाकात करेंगे वहां के प्रगतिशील नवाचारी कर्मठ किसान और पशुपालक भाई सुरेंद्र रवाना जी से। आपको बता दें कि सुरेंद्र रवाना जी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार हमारे राजस्थान प्रदेश को पहली बार मिला है। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के पशुपालक भाई सुरेंद्र रवाना जी का। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आपको सबसे पहले दूरदर्शन परिवार और हमारे कृषि दर्शन परिवार की तरफ से गोपाल रत्न पुरस्कार मिलने की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो पुरस्कार मिला है ये किस विशिष्ट कार्य के लिए मिला है? देखिए, अभी 26 नवंबर को भारतीय दुग्ध दिवस पर एनडीडीबी जो आनंद में है वहाँ पे मुझे ये पुरस्कार दिया गया और राजस्थान को, जैसा आपने बताया, ये पहली बार गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। पुरस्कार की राशि में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र है, एक और सर्टिफिकेट है। और ये मिलने का मुख्य 4 रीज़न है जिसके पीछे ये मुझे मिला। नंबर 1, गिर गायों की जो ब्रीडिंग की मैंने यहाँ, ब्रीडिंग का मतलब सेक्स सार्टेड सीमन यूज़ करके, और 54 यहाँ बछड़ियाँ पैदा हुई हैं पिछले 2 साल में और अभी 64 गायें हैं। गाय और जो पहली बार बछड़ी हैं वो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी पीढ़ी होगी वो बछड़ी ही पैदा होंगी। एक तो ये कारण है। नंबर 2, जो इनका अपशिष्ट है गायों का, गोबर और गोमूत्र, इसका बेस्ट प्रबंधन मेरे द्वारा इस फार्म पर किया जा रहा है। जैसे गोबर गोमूत्र से जैविक खाद बनाना मेरे फार्म पे भी यूज़ करता हूँ, दूसरे राजस्थान के किसानों को भी दे रहा हूँ और इसकी मार्केटिंग करके राजस्थान से बाहर भी जा रहा है। तो खाद के बाद हमारे 30 आदमियों का जो स्टाफ है उसका सारा खाना बायोगैस, इस गोबर से बायोगैस बनाकर उससे बनाया जाता है और गायों का जो दलिया और अन्य आइटम है वो भी उस गोबर गैस से बनाए जाते हैं। नंबर 3, गोबर से ईंटें बना रहे हैं हम, जिसमें आप देखेंगे एक तो मीटिंग हॉल बना लिया है और उसके अलावा दूसरा भी काम स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा गमले बना रहे हैं इसी गोबर से। गमलों का ये है कि पर्यावरण एक तो शुद्ध रहेगा। जैसे थैली के अंदर अपन पौधे लगाते हैं तो वो थैली है वो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, तो हम उस गमले में पौधे को लगाएंगे तो वो पौधा, आप पौधे को गमले से ही ज़मीन में गाड़ दो तो धीरे धीरे वो मेल्ट होगा तो वो खाद का काम करेगा। तो आपको 1 साल खाद नहीं डालनी पड़ेगी और उस गमले को अगर बाहर भी आप यूज़ करते हो तो भी 1 साल तक उसकी लाइफ है। नंबर 3, बहुवर्षीय चारा, जो IGFRI के साइंटिस्ट और डायरेक्टर साहब कह रहे हैं इंडिया में पहले किसान हो जो 22 तरह का बहुवर्षीय ऑर्गेनिक चारा पैदा कर रहे हो। ये भी गोपाल रत्न मिलने में कि हमारी गायों के लिए इसी फार्म पे जैविक बहुवर्षीय चारा जो बहुत पौष्टिक है वो हम पैदा कर रहे हैं। और नंबर 4, आप शेड के अंदर चारों तरफ पूरे पाइप लगे हुए हैं, इनका ओस के अंदर भी पूरा का पूरा पानी हम उस पौंड के अंदर संचय करते हैं। तो इस बरसात में इस बार हमने 4 पौंड में 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचा के और उसके अंदर सिंचाई भी कर रहे हैं, मछली पालन और बतख पालन भी कर रहे हैं। इस तरह से ये 4 मोटे मोटे कारण है कि मुझे गोपाल रत्न पुरस्कार NDDB भारत सरकार ने दिया है।
जी, हम सभी जानते हैं सर कि आपको गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है और जाहिर सी बात है कि आप गौवंश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप गायों की संख्या को बढ़ाने के लिए या उसके नस्ल सुधार के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? देखिए 12 दिसंबर 16 को मैं 2 गाय लाया था और उसके बाद इनकी हर वीक में 2-2 गाय खरीद के और 50 गाय तक खरीदी। और उसके बाद सेक्स सार्टेड सीमेंट भारत सरकार ने 17 में परमिशन दी, 18 एंड से मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या बछड़ी ही पैदा होती है। जैसे और किसान के 10 गाय ब्याएंगी तो 5 बछड़े होंगे, 5 बछड़ी होगी। और बछड़ों से क्या है, खेतों में नुकसान होता है, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। मेरे यहाँ 10 की 10 बछड़ी होंगी तो मेरी इनकम भी डबल होगी। और इसके ऊपर मैं मुख्य रूप से ब्रीडिंग के ऊपर, नस्ल सुधारने के ऊपर, और जो सीमन है वो बहुत अच्छे बुल का है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी 10 लीटर वाली गाय है तो आने वाले तीसरी पीढ़ी के अंदर वो 20 लीटर की हो जाएगी और 100% गिर होगी। इस नस्ल सुधार के लिए मैं मुख्य रूप से काम कर रहा हूँ। सर, हमने सुना है कि आप इंडिया के, भारत के पहले ऐसे इनोवेटिव फार्मर हैं जिसने 22 तरह के चारे को बनाया है, उसको ईजाद किया है। तो ये 22 तरह का चारा क्या है, इसके बारे में आप हमारे किसानों को बताइए। इस फार्म पर 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय का मतलब है 3 साल से और 80 साल तक आपको काट काट के गायों को या दूसरे जो एनिमल हैं या उनको खिलाना है। किसान क्या करता है, बार बार चारा जुताई बुआई करता है, चारा बोता है, काटता है और खिला देता है, फिर दोबारा उसको बोना पड़ता है। इस फार्म की खासियत है कि यहाँ बहुवर्षीय चारा है। जैसे अजोला नंबर 1 है, नंबर 2 नीम, अरडू, सेंजना, सैतूत, पिलकन और नेपियर की 7-8 वैरायटी है जो IGFRI से भी मैं लेके आया और यहाँ ईजाद कर रहा हूँ। उसके अलावा सुबबूल और अन्य नई नई वैरायटियाँ जो IGFR आ रही हैं वो भी लगा रहा हूँ। उसके अलावा रिंच का है, वो भी 3 ईयर का है, 3 साल तक हम काट काट के डालते हैं। और ये जो चारा है, कैक्टस है इसमें, और एलोवेरा जो आदमियों को खाने को नहीं मिल रहा, एलोवेरा है, मोरिंगा है, कैक्टस है, वो हमारी गाय डेली 50 से 100 किलो खाती हैं। तो इससे क्या है, इनके दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये सब औषधि हैं। तो यहाँ जो किसान आते हैं, मैंने दीवार पे लिखा रखा है कि ये औषधीय चारा और ये बहुवर्षीय चारा आप अपनी खेत की मेड़ पे लगा दो, तो उससे आपको खेत में ज़्यादा सर्दी गर्मी से ही बचत करेगी और आपके पशुओं को 12 महीने हरा चारा मिलेगा। अवाना जी, हमने सुना है कि आप 0 बजट प्राकृतिक खेती भी करते हैं। सुनने में लगता है कि काफ़ी लाभदायक है। तो ये खेती क्या है और इसको आप कैसे करते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अब किसानों की इनकम डबल करनी है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो खर्चे हैं उनको कम करके किसान अपनी डबल इनकम कर सकता है। और जो हमारी विज्ञान कह रही है उसको भी अपनाना पड़ेगा सब किसानों को, उससे इनकम डबल होगी। अगर किसान हाथ पे हाथ धर के बैठेगा तो इनकम डबल नहीं होगी। जैसे मेरा ये मानना है कि किसान के आज की तारीख में मोटे मोटे 5 खर्चे होते हैं: जुताई बुआई और खाद, पानी, लेबर और बीज का। मेरे इस फार्म पर नंबर 1 जुताई बुआई में ज़्यादातर बैल और ऊँटों से कर रहा हूँ, और नंबर 2 जो खाद है वो पशुओं के अपशिष्ट का मैं यहीं बना रहा हूँ। तो मेरे खाद का खर्चा तो बिल्कुल नहीं है। बुआई जुताई 2 ट्रैक्टर हैं, अगर जहाँ ज़रूरत है ट्रैक्टर की वहीं काम में लेते हैं, बाकी ऊँट और बैलों से काम में लेते हैं। तो मेरे ये 50% बचत है। नंबर 3 पानी में 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचा है। उसके अलावा सोलर लगा रखा है 22 किलोवाट का, और 22.5 किलोवाट के ट्यूबवेल और पौंड में राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की से सब्सिडी लेके मैंने पौंड, तो 42.5 किलोवाट सोलर लगा हुआ। तो बिजली का खर्चा भी करीब करीब मेरे 0 है। और बीज का खर्चा भी मैं यहीं अच्छा जो बीज है उससे तैयार कर लेता हूँ, और नर्सरी लगा दी, उससे पौधे भी तैयार कर रहा हूँ। तो ये भी मेरे 50% खर्चा है। लेबर का खर्चा ज़रूर लगता है। तो इस तरह से 0 बजट का मतलब बिल्कुल 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं मोटे मोटे उनको हम बचत करके और 0 बजट खेती की अपना सकते हैं, और हमारी इनकम को डबल नहीं 4 गुना तक हम कर सकते हैं। अवाना जी, अभी आपने बायो वेस्ट की बात करी, तो गायों से जो भी बायो वेस्ट निकलता है उसका आप क्या करते हैं? नंबर 1 तो मैंने बताया था, इसका जैविक खाद बना रहे हैं। वो खाद हमारे फार्म पे यूज़ कर रहे हैं, आसपास के किसानों को भी दे रहे हैं और मार्केटिंग करके आ रहे हैं, तो उससे इनकम भी हो रही है। उसके अलावा बायोगैस का एक प्लांट लगा हुआ है सब्सिडी से, उससे हमारे पूरे जो फार्म पे ईंधन का खर्चा है वो बिल्कुल 0 है, और इनको गायों के लिए जो बांट वगैरह बनाते हैं, उबालते हैं, वो भी 0 है। तो इसका बेस्ट प्रबंधन ये किया जा रहा है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है मीथेन निकलने के बाद, तो वो सैलरी है
वो स्लरी को हम खेतों के अंदर भी यूज करते हैं और पानी के अंदर भी मिला देते हैं, तो मछली का भी फीड है और उसका बहुत अच्छा खाद है। अवाना जी, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जब कोई किसान परंपरागत खेती को करता है तो उसे उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से मिलता है, और हमने सुना है कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, इसका क्या मॉडल है और कैसे हमारे किसान भाई इसके माध्यम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। अभी तक किसान है वो परंपरागत खेती करते हैं। किसानों की आदत है, बीज डाला, 90 दिन 100 दिन में फसल तैयार हो गई और मंडी ले गए और जेब में पैसा आ गया। इसको थोड़ा सा, और एक जो हमारे आपदाएं आती हैं और जो ओले पड़ते हैं, हवा चलती है, तो उससे भी जैसे गेहूं जो चने के पूरे बर्बाद हो जाते हैं। IFS मॉडल की खेती में, जैसा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, पिछली जनवरी के अंदर हमारे डीडवाना तहसील में ओले भी पड़े और आंधी भी आई। जिन किसानों के वहाँ करीब जो गेहूँ चना ही था वो सारे के सारे नुकसान हो गया। और मेरे फार्म पर भी ओले पड़े थे, हवा आई थी, लेकिन मेरे देखो IFS मॉडल की खेती है, न एक गाय को नुकसान हुआ, न खाद को नुकसान हुआ, न मछलियों को नुकसान हुआ, न बतख को हुआ, न भेड़ को हुआ, न बकरी को हुआ, नर्सरी में नहीं हुआ। मेरे फ्रूट का जो बगीचा है उसमें ज़रूर थोड़े से पत्ते और फूल उस सीज़न में जो थे वो नुकसान हुआ। तो मेरा ये आज जो युवा किसान खेती की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उनको मेरा ये कहना है कि IFS मॉडल की खेती करो, जिसके अंदर आपको मुर्गी पालन, बतख पालन, भेड़ बकरी पालन, उसके अलावा मछली पालन और गाय या भैंस जो भी अपनी सुविधा से रखते हो, उसके अलावा कुछ फ्रूट्स के बगीचे भी लगाने पड़ेंगे, कुछ औषधीय पौधे भी लगाने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोरोना काल के बाद औषधीय पौधे, हमारे औषधीय पौधों की बहुत डिमांड बढ़ी है। किसान को थोड़ी जगह में औषधीय पौधे लगाने पड़ेंगे। हमारी खरपतवार, राजस्थान के खरपतवार में ही करीब 8-10 पेड़ ऐसे हैं जो खरपतवार हैं और औषधीय गुण है उसमें, उसका पता लगा के धीरे औषधीय खेती भी करनी पड़ेगी, फूलों की खेती भी करनी पड़ेगी। तो IFS मॉडल का ये है कि आप 2 हेक्टेयर के अंदर भी ये सारी चीज़ें करोगे तो रोज़ आपको कुछ न कुछ इनकम मिलेगी। मेरा युवाओं से कहना है कि अगर जल्दी इनकम लेनी है तो पोल्ट्री करो। आजकल देसी मुर्गी और कड़कनाथ की बहुत अच्छी डिमांड है, किसानों को अच्छी इनकम मिलेगी। और उसके अलावा गोटरी और पोल्ट्री, जैसा मैं बताऊं, कल ही मेरे यहाँ अविसान एक भेड़ ब्याई है जो 3 बच्चे लाई है। इस तरह से किसानों की इनकम बढ़नी है तो 3 बच्चे वाली भेड़ बकरियाँ इनका पालन करोगे तो आपको दूध के अलावा दूसरा और है, जैसे मैं बकरी और भेड़ पालन को कहता हूँ ATM है ये, एट ए टाइम मनी, जब आपको जरूरत हो। इसकी मैंने 5 परिचय है, एट ए टाइम मिल्क, एट ए टाइम मनी, एट ए टाइम मटन, एट ए टाइम मिंगनी जो उसकी भी अच्छी खाद बनती है, और एट ए टाइम मूत्र। तो ये ATM की 5 परिभाषा मैंने बताई है। इससे क्या किसानों की इनकम बढ़ेगी। ये एक IFS मॉडल का एक अच्छा फार्म जो ICR भी कहती है, वो युवा किसानों को 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर में अपनाएंगे तो अच्छी इनकम डबल होगी उनकी। अवाना जी, अभी आपने बात करी बतख पालन की और मछली पालन की, और हमने सुना है कि आप एक ही पॉन्ड में मछली पालन और बतख पालन कर रहे हैं, तो ये आप कैसे करते हैं, हमारे किसानों को बताइए। सरकार की सब्सिडी से मुझे 5 लाख रुपए पौंड बनाने के मिले और 2.5 लाख रुपए मेरे पास से खर्च हुए। अगर किसान के पास, किसी के पास ट्रैक्टर है तो वो खुद का काम करके उसमें भी और खर्चा कम कर सकता है। तो फ्री का एक तरह से पौंड है और उसके अंदर इस तरह के शेड या बह के खेत का पानी है वो, या जितने भी उसके रूम और कुछ बने हुए हैं, वो सारा का सारा पानी उसमें डाल दो। तो फ्री का पौंड है और फ्री का पानी है। अब उसके अंदर आप मछली के सीड डाल दो, तो मछली एक साल में जैसे 1.5-2 लाख की मेरे यहाँ 10,000 सीड डालता हूँ, हो जाती है। और उसके अंदर बतख भी पालन कर रहा हूँ। बतख का जो वेस्ट है वो मछली का फीड है, और मछली का वेस्ट वो दोनों पानी में घुल के इतना अच्छा ग्रीन मैन्योर है कि वो पेड़ों के अंदर देते हैं तो आपकी 25% खाद कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक दूसरे के पूरक हैं और इनका खाना भी जो मिलता जुलता ही है, इनका दाना मिलता जुलता है, ग्रीन जो रिंज का घास डालते हैं वो भी इनका मिलता जुलता है। तो इस तरह से किसान की अगर पौंड के बाद मछली पालन, बतख पालन करे, और मेरे आने वाले टाइम में किसानों कहता हूँ मैं भी करूँगा कि इस पौंड के अंदर एक कोने में अपन मोती पालन भी कर सकते हैं, एक कोने के अंदर अपन कमल की खेती भी कर सकते हैं, सिंगाड़े की खेती भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक आप जाली का एक रूम बना दो तो उसके अंदर मुर्गी रखो, उनका वेस्ट भी उनका खाना है, और उसके ऊपर सोलर की प्लेट भी लगा दो। तो इस तरह से इस पौंड से जो एक तरह से सब्सिडी में फ्री का बनता है, उसके किसान चाहे तो एक ही बीघा के अंदर 10 तरह की उस पौंड से फ़ायदे ले सकता है। जैसे 5 तरह के फ़ायदे मैं अभी ले रहा हूँ, आने वाले टाइम में 1 साल में मैं पूरे 10 तरह के फ़ायदे लूँगा।
अवाना जी, आपको कई राज्य स्तरीय पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो इसके बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताइए। 5 साल पहले मैंने खेती की, तब मुझे पता नहीं था कि इस तरह के सम्मान, पुरस्कार और बड़े बड़े लोगों द्वारा मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं काम करता गया, कृषि विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया, आज मुझे 5 नेशनल अवार्ड, जैसे अभी अभी गोपाल रत्न, उससे पहले अभी पिछली 27 फरवरी 21 को ही जो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा पुरस्कार है इनोवेटिव फार्मर, नवोन्मेषी किसान का, वो मुझे केंद्रीय मंत्री द्वारा पूसा में दिया गया। उसके अलावा उससे पहले साल 19 में ये पूरा फार्म ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड, ये मुझे ICAR द्वारा दिया गया। इसके अलावा IGFRI झांसी द्वारा उनके फाउंडेशन डे 1 नवंबर 20 को मुझे दिया गया। और जो करनाल में हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये गायों का डेयरी का, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा आत्मा योजना का पुरस्कार है, वो 19 में मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। उसके अलावा 19 में ही जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ की पूरी टीम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वहाँ मुझे महामहिम कलराज मिश्रा जी ने, गवर्नर साहब ने पुरस्कार दिया। उसके अलावा राजस्थान सरकार का जो जैविक ऑर्गेनिक है, वो भी मुझे 1 लाख रुपए पुरस्कार स्टेट का मिला। तो इस तरह से ये 5 स्टेट और 5 नेशनल पुरस्कार मिले। इसके अलावा स्टार्टअप योजना जो भारत सरकार की है कि कोई भी युवा नवाचार करता है, उसमें मैंने अप्लाई किया था स्टार्टअप योजना में। उसमें 25 लाख वाली में मुझे पशुओं के अपशिष्ट का बेस्ट प्रबंधन करना, जैसे गाय के गोबर, बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने, घोड़ी की लीद और राजस्थान के माइंस के मिनरल, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, जियोलाइट आदि का पूरे 13 से 16 तत्व बना के मैं खाद बना रहा हूँ कि इस खाद को मैं और प्रमोट करके और जैविक खेती को बढ़ावा दूं और यहाँ के किसानों को भी और राजस्थान के किसानों को भी जिसका फायदा मिले। अवाना जी, आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे कृषि दर्शन मंच के माध्यम से ढेर सारी जानकारियों से हमारे किसान भाई बहनों को अवगत कराया। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, अपनी उपलब्धि हमारे किसान भाई बहनों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, ये थी हमारे प्रगतिशील नवाचारी पशुपालक किसान भाई सुरेंद्र अवाना जी की सफलता की कहानी, उनकी कृषि यात्रा और उनके कृषि अनुभव की जानकारी। उम्मीद है कि आप भी इस जानकारी से प्रेरणा लेंगे, आप भी उनकी इस उपलब्धि से प्रेरणा लेंगे और खेती किसानी को एक नई दिशा देंगे, एक नया विस्तार देंगे, एक नया आकाश देंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक नई जानकारी के साथ, खेती किसानी के एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।